अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बर्टन रसल के एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि उसकी एक बड़ी ही फेमस बुक अनपॉपुलर एसेज से लिया गया है, उसके साथ आपके सामने इस ऐसे का नाम है द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बर्टन रसल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था, उनके बायोग्राफिकल स्केच के बारे में कुछ बताया था, उनकी वर्क्स के बारे में हमने बात की थी और मैंने ये बताया था कि उनकी दो बुक्स ऐसी हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। एक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है और दूसरी अनपॉपुलर एसेज है। बाकी बुक्स फ़िलासफ़ी की हैं, मैथमेटिक्स की हैं, लॉजिक की हैं, वो हमारे यहाँ इस तरह से एज सच कोर्स के लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जनरल स्टडी के लिए अवेलेबल हैं। अनपॉपुलर एसेज उस सिलसिले का ये एक ऐसे है, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के बारे में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि एज अ फ़िलासफ़र इनके अपने अंदर एक इंसाइट मौजूद है और ये अपनी उस इंसाइट से काम लेते हुए मैनकाइंड के बारे में कुछ प्रोफेसीज़ करेंगे। और वो प्रोफेसीज़ हैरान कुन बात यह है सरप्राइजिंगली कि उनमें से बहुत सारी बातें जो हैं वो पूरी हुई लेटर ऑन। वो हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपनी लाइफ के आखिरी 10-15 सालों में जो कुछ उन्होंने देखा रसल ने, वो उन्होंने ये देखा कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक कोल्ड वॉर जारी है। दोनों मुल्कों ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। टू ब्लॉक्स वर देयर, कैपिटलिस्ट ब्लॉक विच वॉज हेडेड बाई यूएसए एंड अदर वन वॉज कम्युनिस्ट ब्लॉक विच वॉज हेडेड बाई यूएसएसआर। पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी और कोल्ड वॉर जारी थी। न्यूक्लियर आर्म्स दोनों मुल्कों के पास थे, मिसाइल्स थे, वेपनरी, और ये पाइल अप होते जा रहे थे अंटिल द एंड ऑफ अराउंड आप कह लें कि ये तकरीबन 70s के मिड तक ये सब कुछ चलता रहा। देन एक सोवियत अफगान वॉर शुरू होती है और फिर एक नई एपिसोड शुरू होती है। बहरहाल तो इस ये 60s-70s में जो कुछ देखा वो रसल ने इस तरह से सम अप किया है कि इंसान का जो फ्यूचर है वो तीन तरह से वो देखते हैं। नंबर वन, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। नंबर वन, क्या पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, इन दोनों के पास चूँकि बहुत हाई टेक इनके पास मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है अगले कुछ सालों में, कोई ज़रूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगले कुछ सालों में कोई ऐसी जंग हो कि जिसमें दोनों ब्लॉक्स आपस में टकरा जाएं और दुनिया जो है वो तबाह हो जाए, बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी है और दुनिया तबाह हो जाए और बिल्कुल टोटल एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड हो जाए। कोई जो चंद एक लोग बचें वो ऐसे होंगे जैसे वो मुर्दा से भी बुरी हालत होगी। तो वी ऑल वुड बी डेड इफ़ सच हैपन्स इन कमिंग टाइम्स, इन कमिंग ईयर्स। पहली पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियर वॉर एंड ए टोटल एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेम यही कुछ होगा बट एक और तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है कि एक बारबैरिक किस्म के हम दौर में वापस चले जाएं, तबाही मचे, जो चंद एक लोग बचें वो वापस स्टोन एज में हम चले जाएं, बारबैरिक एज, बारबरिज्म के दौर में चले जाएं और हम इस तरह से ज़िंदगी को दोबारा से फिर री इमर्जेंस हो, जैसे कि तारीख़ बताती है रोमन एम्पायर और बाकी तमाम एम्पायर जो हैं वो इसी तरह से एशेज़ ऑफ डस्ट से, एशेज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन से उठे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हुए, जैसे एक तारीख़ी इंसानी तारीख़ है कि हर जो एक तहज़ीब है, हर सिविलाइजेशन वो इसी तरह से इमर्ज होती रही है। सो बारबरिज्म की तरफ वापस जाना एक टोटल एक्सटिंक्शन के करीब तरीन, या कुछ लोग बच जाएंगे स्टोन एज एंड देन द री इमर्जेंस ऑफ मैनकाइंड। सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी जिसका वो कहते हैं ज़्यादा चांस है, ज़्यादा चांस है, उसी को उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वाकई इस वर्ल्ड ने ज़िंदा रहना है, दिस वर्ल्ड हैज़ टू लिव अ लाइफ, लिव फॉर लॉन्ग ईयर्स, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एंड ही विशेज़ एंड ही प्रेफर्स दिस थर्ड पॉसिबिलिटी ओवर द अदर टू पॉसिबिलिटीज़ कि पूरी की पूरी दुनिया एक सिंगल वर्ल्ड इफेक्टिव गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। एन इफेक्टिव वर्ल्ड गवर्नमेंट, सिंगल सुपर पावर। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त अगर दो सुपर पावर्स थीं, यूएसएसआर एंड यूएसए, तो इनके कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से एक रह जाएगी, एक ख़त्म हो जाएगी, और अगर एक रह जाए तो फिर दुनिया जो है उसमें एक पीस
और ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, क्योंकि एक होगा तो उसी का जो है वो सिक्का चलेगा, उसी का ऑर्डर माना जाएगा। दो रहेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट में ये फ्रिक्शन चलती रहेगी। अब जब बात अगर हो सिंगल पावर की और सिंगल सुपर पावर की और वर्ल्ड गवर्नमेंट की, तो फिर वो कहते हैं, क्योंकि आगे एक पॉइंट उन्होंने और भी डिस्कस किया है कि दोनों के पास क्योंकि ताकत है, दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे, न्यूक्लियर आर्म्स भी हैं, वर्ल्ड जो है दो ब्लॉक्स में भी डिवाइडेड है और दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, दोनों को ताकत की ज़रूरत भी है। और दोनों ताकत का इस्तेमाल करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है कि कोई एक ताकत जो है वो अपने ही बोझ के नीचे आके दब जाए, ख़त्म हो जाए और एक सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट बचे, एक सिंगल मुल्क बचे। और वो कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो इट वुड बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द न्यू वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड जो होगी ये करेगी क्या? ये बाकी तमाम दुनिया को अपने साथ मिलाएगी, दुनिया को तमाम के ऊपर एक ही हुकूमत चलेगी, एक जैसे राइट्स होंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, जंग नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, पीस होगा, एजुकेशन मिलेगी, रूल ऑफ लॉ होगा और सबसे बढ़कर ये कि एक पूरी दुनिया जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, सिंगल गवर्नमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आके वो फिर ये कहते हैं कि जब वो बार बार सिंगल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों में से फिर ख़त्म कौन होगा और ज़िंदा कौन सा बचेगा? तो उस वक्त इनकी प्रोफेसी जो बाद में फिर सच भी साबित हुई कि ही प्रेफर्स अमेरिकन विक्ट्री ओवर यूएसएसआर विक्ट्री। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में अमेरिका बचेगा, अमेरिका विक्टोरियस होगा, अमेरिका ज़्यादा उसमें ज़्यादा इतनी एक माइट मौजूद है, सस्टेनेबिलिटी मौजूद है कि अमेरिका ज़िंदा बचेगा और यूएसएसआर ख़त्म हो जाएगा। और वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो अमेरिका में एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बेहतर है, ह्यूमन राइट्स उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी है, एजुकेशनल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है। तो इन तमाम बातों, इन तमाम ट्रेड्स की बुनियाद पे वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो सस्टेन करेगा, अनलाइक यूएसएसआर जहाँ डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, एजुकेशन फॉर ऑल नहीं है, एक ख़ास लेवल तक सब लोग एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। पोलैंड के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया और वहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे या जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो सब के सब उस मुल्क से निकल गए, भाग गए अपनी जान बचा के। तो एक टायरेंट किस्म का निज़ाम जो है वो किसी भी सोसाइटी में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। सो इट्स टिरनी से बेहतर है एक बेहतर डेमोक्रेटिक अमेरिका। तो उसके लिए अमेरिका उनके ख्याल उनमें बेटर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है यूएसए का, इसलिए यूएसएसआर के चांसेस हैं ये ख़त्म होगा और यूएसए बचेगा। आगे करना क्या है? ही सजेस्ट सम कंक्रीट स्टेप्स। फॉर एग्जांपल ही सेज दैट देयर मस्ट बी अ मिलिट्री यूनिफिकेशन, द यूरोप एंड अमेरिका शुड वेड इन सच अ बॉन्ड कि जहाँ पर तमाम मिलिट्री एक यूनिफिकेशन हो जाए। और ये लेटर ऑन हुआ भी नेटो की शक्ल में, और एक जॉइंट डिफेंस हो जाए और इसके अलावा अलाइंसेस बन जाएं यूरोप और अमेरिका के दरमियान, छोटे मुल्कों को साथ मिलाया जाए, उनको ये गारंटी दी जाए कि उनका डिफेंस बड़े मुल्कों के ज़िम्मे रहेगा। तो इस तरह से एक मिलिट्री यूनिफिकेशन करके तो ये एक यूएसएसआर के को कॉर्नर कर दिया जाए। एंड द सेम थिंग हैपेंड, सरप्राइजिंगली the same thing happened in the form of NATO. NATO pushed USSR back in Afghan war and then USSR disintegrated in 1991. 1989 में जनीवा अकॉर्ड, उसके बाद 1991 में USSR की डिसइंटीग्रेशन, एंड हियर इमर्जेस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका, जो कि आज तक चल रहा है। अब हालात कुछ थोड़े से बदल रहे हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा हो जाए तो एडवांटेजेस क्या होंगे? इफ़ इट हैपन्स दैट देयर इज़ अ सिंगल गवर्नमेंट होगी तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, एजुकेशन मिलेगी लोगों की, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बेहतर होगी, पॉवर्टी एलिविएशन होगी, इसके बाद रूल ऑफ लॉ होगा, जैसे मैंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, एंड दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वुड सर्व द ह्यूमैनिटी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड inventing new weapons. Instead of weapons and weaponry, the whole technological might would be used for
एडवांसमेंट वुड बी यूज फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये उनकी अपनी विशेज़ हैं, या आप कह लें कि उनके अपने एक कुछ ओपिनियंस हैं। एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन फॉर ऑल, हायर एजुकेशन सबके लिए होगी, तो ये चंद एक किसी भी सोसाइटी को, डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी। सो दीज आर सम ऑफ द पिलर्स ऑफ एन आइडियल गवर्नमेंट। तो अगर ये सब कुछ हो जाए तो ये सब कुछ सब अगर ये सब कुछ होना है तो ये होना है अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट जो कि लीड करेगा यूएसए। सो आफ्टर इफ यू अलाउ मी टू कंक्लूड, तो मैं कंक्लूड यूं करूंगा कि अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसमें इंसानों के, मैनकाइंड के ज़िंदा रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, सस्टेन करने के और सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो पहली दोनों पॉसिबिलिटीज़ तो तकरीबन नहीं हुई, थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो यूँ समझ लें कि दुनिया में प्रिवेल की, और अनटिल रिसेंटली या जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो ये सब कुछ चल रहा था। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड as explained and elaborated by Bertrand Russell. Inshallah I'll come back in next video with a new essay. इस वीडियो में सिर्फ फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।